नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल यूलर्स मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। तो वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें उदाहरण 1, 2, 3 तथा 4 को समझेंगे और सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है कि 40, 52 तथा 12,576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निकालिए या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम लोग पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं कि यहाँ पे जो छोटी संख्या होगी उसको b कह देंगे और जो बड़ी संख्या होगी उसको a कह देंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा यहाँ पे कि तो यहाँ पे देखिए 4052 ये छोटी है किससे? 12,576 से। तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 12,576 तथा b बराबर हो जाएगा 4052। तो बाहर जो लिखेंगे वो छोटा संख्या होगा, तो 4052 इसको बाहर लिख लीजिए और ये 12,576 को अंदर लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे कितनी बार में भाग लग रही है? 3 बार में लगा लीजिए। तो देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, उसके बाद 5 तिया 15 का 5 हो जाएगा, हाथ में बाकी 1, 3 का 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो 1 को यहाँ पे लिख देंगे और 4 तिया 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0। यहाँ पे अब इसमें दोबारा भाग नहीं लग रहा है, इसीलिए ये वाला नंबर उठ के यहाँ आ जाएगा। तो 4052 इसमें देखिए 9 बार का भाग जा रहा है, तो भाग लगाइए। 9 का 0 से गुना होगा 0, 9 दूना 18, 9 चौके 36, 1 37। देखिए 2 में से 0 गया 2, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 8 है, जो कि घटेगा नहीं, तो इससे ही पैसा लेगा। तो 15, 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा और यहाँ पे 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से आ जाएगा कितना? 420। एक बार का भाग जाएगा यहाँ पे, तो एक बार का जब यहाँ पे भाग जाएगा तो लगाइए 272। ये 10 रहा, 10 में से 2 गया 8, ये 1 बच जाएगा, इधर 11 हो जाएगा, 11 में से 7 गया 4 हो जाएगा और यहाँ पे ये कितना बचा? 3 बचा और 3 में से 2 गया 1। फिर से यहाँ पे ये उठ के आ जाएगा 272 और एक बार का भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 4 8, 1 4 8। अब इसमें घटाइए, देखिए 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 4 8 आ जाएगा। एक बार का भाग जा रहा है तो कितना हो जाएगा? 1 2 4। इसको घटाइए, यहाँ पे देखिए ये 4 हो गया, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये फिर से कितना आ जाएगा? 1 2 4। तो यहाँ पे देखिए अब फिर से 5 बार का भाग जा रहा है तो 120, यहाँ पे 4 बचा और एक बार और भाग लगाइए तो ये पूरा कट जाएगा। चलिए यहाँ पे जगह नहीं है इसीलिए इसको ऊपर कर लेते हैं। तो 4 का भाग किस में करना है? 24 में करना है। तो 6 बार में जाएगा तो 24, यहाँ पे हमारा शेषफल क्या बन गया? 0 बन गया। तो इस प्रोसेस को कब तक करना था? जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तो 0 जैसे ही शेषफल आया तो इसको हम लोग क्या करेंगे? स्टेप्स में लिख लेंगे और हमारा सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसको स्टेप्स में लिखना सीखते हैं। तो स्टेप्स में लिखने से पहले हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम? a बराबर BQ प्लस R, और इस R का मान जो होता है B से छोटा होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है। तो स्टेप्स में लिखते जाइए। तो स्टेप नंबर 1 स्टेप्स में कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पे जो बीच में होगा ये क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, बाहर वाला B हो जाएगा, ये Q हो जाएगा और यहाँ जो बचेगा वो R हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पे देखिए, तो A का वैल्यू कितना था? 12,576 बराबर में कितना हो जाएगा? A का वैल्यू कितना है? 4052। कितना बार का भाग गया था? 3 बार। तो शेषफल कितना आया था? 420। तो प्लस में 420 लिख दीजिए। पहला स्टेप खत्म हुआ। दूसरा स्टेप लिखिए। दूसरा स्टेप अब यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए अब ये वाला A का मान बन जाएगा और ये बाहर वाला B का मान बन जाएगा। तो देखिए 420 से भाग कर रहे हैं हम लोग कितना? 4052 में। तो 4052 बराबर 420, 9 बार का भाग गया था
और शेषफल कितना बच रहा है यहाँ पे देखिए 272, तो यहाँ पे प्लस में 272 लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए थर्ड स्टेप इसका क्या है, फिर से यहाँ पे देखिए अब ये बन जाएगा a का मान, और यहाँ पे ये 420 बराबर कितना से भाग करेंगे हम लोग, तो 272 से भाग करेंगे। कितना बार में लगा था, एक बार में, तो एक बार में भाग लग गया। शेषफल कितना बचा था, यहाँ पे देखिए 272 से जब भाग करते हैं तो शेषफल 148 बच जाता है, तो 148 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला स्टेप जब लिखते हैं चौथा स्टेप, तो चौथा स्टेप में क्या हो जाएगा 272 बराबर, तो 272 बराबर, तो 272 बराबर ये गुना ये, प्लस में ये कर देंगे, तो क्या है 148, तो 148 इसको एक बार में लगाए हैं तो एक, अब प्लस में कितना है 124। इसी प्रकार अब देखिए अगला स्टेप जो होगा हमारा, यानी कि पांचवा स्टेप, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अब a का मान 148 बन जाएगा, तो 148, और b का मान 124 बन जाएगा, तो 124 गुना कितना, एक बार में लग रहा है, और प्लस में शेषफल कितना बच रहा है 24 बच रहा है। इसी प्रकार देखिए इसका छठा स्टेप, देखिए छठा स्टेप, तब a का मान यहाँ पे 124 हो जाएगा, b का मान 24 हो जाएगा, 5 बार में ये लग जाएगा, तो 5 बार में जब लगेगा तो यहाँ पे शेषफल कितना बच जाएगा, फिर से 4 बच जाएगा। उसके बाद फिर से लास्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे, यानी कि सातवां स्टेप। सातवां स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 बराबर 4 गुने 6 प्लस 0। जैसे ही हमारा शेषफल 0 हुआ तो जो b का मान होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे शेषफल क्या हो गया 0, तो b का मान कितना है, यहाँ पे b का मान 4 है, तो ये b का जो मान है यही हो जाएगा HCF। तो यही मेरा उदाहरण नंबर 1 था। तो चलिए उदाहरण नंबर 2 पे जंप करते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 क्या है, उदाहरण नंबर 2 कहता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। इस प्रकार का जितना भी प्रश्न होगा, इस प्रकार का जितना भी प्रश्न होगा उसमें देखिएगा कहीं ना कहीं ये धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक या फिर धनात्मक विषम पूर्णांक या फिर सीधा सीधा धनात्मक पूर्णांक, ये वर्ड कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। तो हम तीनों का मतलब पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न पे फिर से वापस आते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो शून्य से बड़ी जितने भी पूर्णांक है उसको हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। तो शून्य से बड़ी यानी कि 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे, ये सब क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। दूसरा क्या था, धनात्मक तो होगा, धनात्मक तो होगा लेकिन उसमें सम या विषम हो जाएगा, तो धनात्मक सम पूर्णांक देख लेते हैं, सम पूर्णांक। तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या हो जाएगा, सम माने क्या, जिसमें 2 से भाग लग जाए, तो देखिए 2 4 इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो लिख लीजिए 2, 4, 6, 8 इसी प्रकार से आगे लिखते जाइए। अब ये मेरा धनात्मक सम पूर्णांक हो गया। अब धनात्मक विषम पूर्णांक देखते हैं क्या होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो जिसमें 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, जो भी संख्या है उसमें अगर 2 से पूरा भाग नहीं लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो धनात्मक पूर्णांक भी होना चाहिए। तो इसी में देख लेते हैं कौन कौन में 2 से भाग नहीं लग रहा है। तो देखिए इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, फिर इसमें नहीं लगेगा, फिर इसमें नहीं, इसी प्रकार से आगे बहुत सारी संख्याएं हैं जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। तो उदाहरण क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7 इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। ये सब हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। और ये सबसे लास्ट टर्मिनोलॉजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो समझिए वो वाला जितना भी प्रश्न होगा, उस प्रकार का जितना भी प्रश्न है वो सब हम लोग बहुत आसानी से समझ लेंगे। तो समझते हैं इसको क्या है ये। इसको हम लोग डबल इनक्वालिटी के नाम से क्लास 11th के मैथमेटिक्स में दोबारा स्टडी करेंगे। अभी बस इसका मतलब समझ लेते हैं। जैसे देखते हैं कि r 5 से छोटा है लेकिन 0 है नहीं तो 0 के बड़ा है, यानी कि 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि r का जो मान होगा
वो 0 हो सकता है। देखिए 0 पे बराबर का चिन्ह है ना, तो इसीलिए इसका मान 0 भी संभव है। और यहाँ पे देखिए 0 के बाद क्या आएगा, पूर्णांक है, क्योंकि r पहले ही बोल दिया गया है क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे 0 के बाद 1, उसके बाद 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 हो जाएगा और 3 के बाद 4 हो जाएगा। अब 5 के बारे में सोचिए, यहाँ पे देखिए क्या 5 के सामने बराबर का चिन्ह है, नहीं, इसलिए इसमें 5 शामिल नहीं होगा। तो r का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 0 हो सकता है। चलिए एक और उदाहरण की मदद से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे अगर लिख दिया जाए कि x जो है वो 3 से छोटी है या फिर 0 है, नहीं तो 0 के बड़ा है, तो क्या हो सकता है यहाँ पे x का वैल्यू देखिए, x बराबर 0 तो हो सकता है, इसके बाद 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। लेकिन इससे आगे जैसे ही जाएंगे यहाँ स्पष्ट रूप से बोला गया है कि x का मान 3 से छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3 के बराबर भी नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे बराबर का चिन्ह आ जाता तब तो यहाँ पे x का मान 3 भी संभव था, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया। अगर ये बात आपको समझ में आया तो अब हम लोग मूव करते हैं ये एग्जाम्पल इसका, जो कि दूसरा एग्जाम्पल है। देखिए इस प्रकार का कोई भी प्रश्न दिखे, सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, उसको लिख देंगे। तो चलिए हम लोग पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन लिख देते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो इसका स्टेटमेंट लिखिए, 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R हो जाएगा। और R के बारे में क्या कंडीशन है कि R का मान B से छोटा होगा, नहीं तो 0 होगा, या 0 से बड़ा होगा। तो यही हमारा क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो जाता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के स्टेटमेंट लिखने के बाद हम लोग दोबारा प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2Q के रूप का होता है। यहाँ पे इस बात पे गौर कीजिएगा, Q का जो गुणांक है, उसी प्रकार आगे बढ़िए, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे देखिए Q के पीछे फिर से क्या लगा, 2, यहाँ भी देखिए 2, और लास्ट में लिखा है कि Q क्या है, एक कोई पूर्णांक है। देखिए जो भी होगा ये पूर्णांक, उसके पीछे में जो भी कोफिशिएंट है वो हमारा इनडायरेक्ट रूप से B का मान का हिंट दे रहा है कि इतना आप B मान लीजिए और आपका प्रश्न बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे माना, यहाँ पे लिखेंगे माना कि B बराबर 2। कैसे समझ में आया कि B का मान 2 ही होगा, यहाँ पे देखेंगे इसका गुणांक जो भी होगा वही हम लोग B मान लेंगे। जैसे यहाँ पे Q लिखा था, हो सकता है यहाँ पे M आ जाए, N आ जाए, X Y Z कुछ भी आ जाए, कोई ना कोई चर होगा। जैसे यहाँ पे Q था जो कि एक पूर्णांक था और इसके पीछे 2 लगा हुआ था, इसलिए हम लोग B का मान 2 लिख लिया। अब ध्यान से देखिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना हमारा, इसमें हम लोग B का मान रख देंगे। तो देखिए A बराबर क्या है, BQ, तो B का मान कितना है, 2, तो यहाँ पे रख देंगे 2Q प्लस R, और इसका कंडीशन क्या है R का, कि ये हमेशा B से छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे B का मान कितना मान लिए हैं, 2, यानी कि 2 से छोटा होना चाहिए, और यहाँ पे 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब हम पहले ही सीख चुके हैं कि क्या होता है, यानी कि इसको देख के समझ में आना चाहिए कि R का जो मान होगा या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा। लेकिन 2 के बारे में सोचते हैं, देखते हैं यहाँ पे 2 क्या है, बराबर का चिन्ह नहीं है, इसीलिए ये वाला मान संभव नहीं है। तो R का मान क्या निकल के आया, या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा। देखिए यहाँ पे B मेन यही है, B को समझना। अगर B समझ में आया तो सवाल ये बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन बन रहा है, एक तो R बराबर 1 हो जाए और दूसरा 0 हो जाए। तो चलिए दोनों कंडीशन को बारी बारी से देख लेते हैं हम लोग। तो पहला केस जो यहाँ पे बन रहा है कि R का मान कितना हो जाए, 0, तो लिखेंगे केस 1। केस 1 क्या है, यहाँ पे केस 1 कह रहा है कि यदि
r बराबर 0 हो तो, यदि r बराबर 0 हो तो r का मान यदि हम लोग 0 कर लें तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे a बराबर 2q प्लस r का मान क्या है 0, तो इसको सीधा सीधा 2q लिख देंगे। अब देखिए ध्यान से देखिए 2q में 2 से भाग लग रहा है क्या, 2 से भाग लगा के देखिए जैसे ही इसमें 2 का भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात इसमें 2 से भाग लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट में भाषा लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि चूंकि 2q 2 से विभाज्य है, 2q 2 से विभाज्य है, अतः 2q एक धनात्मक सम पूर्णांक होगा। तो हम लोगों का आधा प्रश्न सॉल्व हो चुका है। तो अब दूसरा कंडीशन क्या था यहाँ पे कि r का मान क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो चलिए सेकंड केस भी देख लेते हैं कि केस सेकंड क्या कह रहा है कि r का मान कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो लिखेंगे यदि r बराबर 1 हो तो, यदि r बराबर 1 हो तो a बराबर 2q प्लस 1 हो जाएगा यहाँ से। तो a बराबर 2q प्लस 1। अब इसमें 2 से भाग लगा के देखिए 2 से भाग अगर करना चाहेंगे तो ये तो 2 से कट जाएगा पूरा, लेकिन इसमें भाग नहीं लगेगा। तो क्या कहेंगे कि 2q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है। अगर ये 2 से विभाज्य नहीं है अर्थात ये क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि 2q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, अतः 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। देखिए यही तो सिद्ध करना था हम लोग को कि जितना भी धनात्मक सम पूर्णांक होता है वो किस रूप के होता है, 2q के रूप का होता है। उसी प्रकार जितना भी धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो 2q प्लस 1 के रूप का होता है। सिद्ध हो गया। तो देखिए इस प्रकार का जो भी प्रश्न दिखे, सब प्रश्न में मेन चीज यही होता है कि b का मान क्या होगा, वो हम लोग सीख लिए हैं कि b का मान क्या होगा। दूसरा महत्वपूर्ण चीज क्या है कि r का मान क्या सब संभव है। अगर ये बात समझ में आता है तो समझिए ये प्रश्न कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा सबसे पहले क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका जो स्टेटमेंट है वो लिख दीजिए, और b का मान क्या मानना है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट में जो लिखा हुआ है q कोई पूर्णांक, ये जो भी पूर्णांक के बारे में बोलेगा ना उसका जो गुणांक होगा वही एकदम b का मान लीजिए और आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 2 था। चलिए उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 क्या है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। देखिए सेम टू सेम वही प्रश्न आ गया फिर से। यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि b का मान क्या मानना है, 4 मान लेना है। तो b का मान क्या करेंगे, 4 मान लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से उसका स्टेटमेंट लिख लीजिए। तो चलिए लिखते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका स्टेटमेंट क्या था, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R विद्यमान है कि
ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख लीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर का कंडीशन लगा दीजिए कि ये बी से छोटा होगा, 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा। यही हमारा क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखने के बाद इसके बाद हम लोग बी मान लेंगे। तो देख के बताइए इसमें बी का मान क्या हो सकता है। बी का मान वही होगा जो कि क्यू का क्या होगा, गुणांक होगा। तो क्यू का गुणांक क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्यू का गुणांक दिख रहा है कि 4 है, क्यू का गुणांक 4 है, इसलिए बी कितना मानेंगे 4। तो माना b बराबर 4। अब जैसे ही b का मान 4 मान लिए तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना इसमें b का मान रख दीजिए। तो a बराबर बी क्यू, तो b का मान कितना है, b का मान यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है 4 मान लिए हैं, तो b का मान 4 रख लीजिए। तो a बराबर 4q, अब प्लस में r हो जाएगा, और इस r पे क्या कंडीशन बन रहा है कि ये 4 से छोटा हो जाएगा, 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब हम सबको समझ में आता है कि r का मान या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 या फिर 3 भी हो सकता है, लेकिन 4 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं है। अगर बराबर का चिन्ह होता तो इसका मान 4 भी संभव है। देखिए यहाँ पे r का कुल मिला के कितना मान बन रहा है 4, मतलब इसमें कितने केसेस बनेंगे, 4 केसेस बनेंगे, और चारों केस को बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब चारों केस जैसे ही सॉल्व होता है मतलब ये प्रश्न हमारा खत्म हो जाएगा। तो बारी बारी से हम लोग हर एक केस को देख लेते हैं। तो पहला केस क्या कह रहा है यहाँ पे कि केस 1 में लिखेंगे हम लोग कि यदि r बराबर 0 हो तो r का मान 0 लीजिए और इस एक्सप्रेशन में रख दीजिए। तो ये वाला एक्सप्रेशन में r का मान रखिए, तो a बराबर 4q। अब r का मान जैसे ही यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, सिर्फ 4q। अब 4q में 2 से भाग करके देखिए क्या इसमें भाग लग रहा है। तो जैसे ही आप भाग करने का कोशिश कीजिएगा तो देखिए यहाँ से भाग कीजिए, जैसे ही 2 से भाग किए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, मतलब इसमें भाग लग जा रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। तो फिर से वही स्टेटमेंट पिछले क्वेश्चन वाला हम लोग लिख देंगे कि चूंकि 4q 2 से विभाज्य है अतः ये क्या हो जाएगा, एक धनात्मक सम पूर्णांक हो जाएगा। तो लिख लेते हैं चूंकि 4q 2 से विभाज्य है अतः 4q एक धनात्मक सम पूर्णांक होगा। तो ये मेरा फर्स्ट केस खत्म होता है। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या करेंगे, r का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो केस 2 इसमें लिखेंगे कि यदि r बराबर 1 हो तो फिर से ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें r का मान रखिए, तो a बराबर 4q अब प्लस ये r है। अब यहाँ पे r बराबर कितना है, 1, तो प्लस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए 4q प्लस 1, इसमें 2 से भाग करने का कोशिश कीजिए। देखिए ये पहला पद जो बन रहा है इसमें 2 से तो भाग लग जाएगा, लेकिन 1 में 2 से पूर्णतः भाग नहीं लगेगा। ये इसका मतलब ये क्या हुआ, ये 4q प्लस 1 जो है यह एक विषम संख्या होगा। तो फिर से वही वाला स्टेटमेंट, चूंकि 4q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, अतः 4q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो हमारा ये सेकंड केस भी खत्म हो जाता है। पहला केस में r बराबर 0 हो जाएगा, दूसरा केस में r बराबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 और केस बनेगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, r का मान एक बार 2 लेंगे और एक बार r का मान
3 लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। तो अब क्या करेंगे, केस नंबर थर्ड में क्या करेंगे कि r बराबर केस नंबर थर्ड, यदि r बराबर 3 हो, सॉरी यदि r बराबर 2 हो तो क्या हो जाएगा, फिर से वही वाला एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, तो क्या था a बराबर 4q अब प्लस में r, तो r का मान कितना है 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब हम इसमें 2 से भाग करेंगे, ध्यान से भाग करके देखिए, इसमें 2 से जब भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसमें भी भाग लग गया, इसमें भाग करिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, सॉरी 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 2 से 2 ये कट जाएगा, मतलब इसमें 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाता है। अतः ये जो दिया गया है क्या 4q प्लस 2, ये एक सम पूर्णांक होगा। अब जैसे ही ये सम पूर्णांक आया तो फिर से वही वाला स्टेटमेंट लिख दीजिए। यहाँ पे क्या था स्टेटमेंट, तो चूंकि 4q प्लस 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, अतः 4q प्लस 2 एक धनात्मक सम पूर्णांक होगा। तो हमारा सेकेंड केस भी, थर्ड केस भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब सबसे लास्ट केस जिसमें r बराबर 3 लेंगे, तो r का मान, अब चलिए थर्ड केस देखते हैं, केस नंबर फोर्थ। तो फोर्थ केस क्या कह रहा है कि यदि r बराबर 3 हो तो, यदि r का मान कितना हो जाए 3 हो जाए, तो a बराबर 4q प्लस r है, a बराबर 4q प्लस r का मान 3 हो जाएगा। फिर से इसमें 2 का भाग करेंगे, जैसे ही 2 का भाग इसमें करेंगे तो देखेंगे 4q में तो 2 से भाग लग जा रहा है, 4q में 2 से भाग लग जाएगा, लेकिन 3 में 2 का भाग नहीं लगेगा। अतः ये जो संख्या है ये क्या है, एक विषम संख्या है। तो लिख लीजिए, चूंकि 4q प्लस 3 2 से विभाज्य नहीं है, अतः 4q प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो ये मेरा उदाहरण नंबर 3 भी खत्म होता है, जिसमें हम लोग क्या सीखे हैं कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक हो या विषम पूर्णांक हो, वो सब किस रूप के होता है, या तो 4q प्लस 1 रूप का होगा, कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक, या फिर 4q प्लस 3, या फिर और भी आगे सोच सकते हैं 4q प्लस 5, 4q प्लस 7। तो जितना भी धनात्मक विषम पूर्णांक होता है ये सब का सब इसी रूप का होता है। और यहीं पे हमारा उदाहरण नंबर 3 भी खत्म हो जाता है। अब सबसे लास्ट उदाहरण नंबर 4 देखते हैं कि क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 4। बहुत आसान है, देखिए उदाहरण नंबर 4 पढ़ते हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां तथा 130 बादाम की बर्फियां हैं। यानी कि एक मिठाई विक्रेता है जिसके पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। यानी कि उसको ढेरी तो बनाना है और प्रत्येक ढेरी में क्या होना चाहिए, बर्फी का संख्या समान होना चाहिए, तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। यानी कि कुछ इस प्रकार से इसको सजाना है कि उस परात में, जिस बर्तन में उसको रखा जाए, वो जगह भी न्यूनतम घेरे और प्रत्येक पंक्ति में क्या होना चाहिए, ढेरी का मतलब यहाँ पे स्तंभ से है। ये ढेरी जो कह रहा है इसका मतलब क्या है, स्तंभ से, मतलब कुछ इस प्रकार से जमाना है, कुछ इस प्रकार से। और प्रत्येक स्तंभ में क्या होना चाहिए कि बर्फियों की संख्या समान होनी चाहिए और कुछ इस प्रकार से जमाइए कि क्या होना चाहिए, जगह भी न्यूनतम लगे। तो ध्यान से समझिए, इस प्रकार का जितना भी प्रश्न होता है ये तो देख के समझ में आ जाता है कि या तो एलसीएम होगा नहीं तो एचसीएफ होगा, लेकिन बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलसीएम करे कि एचसीएफ। तो चलिए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एलसीएम होगा कि एचसीएफ। यहाँ पे क्या दिया गया है कि 420 काजू और 130 बादाम। हम लोग कुछ मान लेते हैं अपना मन से, मान लेते हैं कि 8 जो है काजू की बर्फी थी,
8 काजू की बर्फी और 12 बादाम की बर्फी थी। और इसको इस प्रकार से सजाना है कि प्रत्येक ढेरी जो है उसमें क्या होना चाहिए, बर्फियों की संख्या समान। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 2 का जमाते हैं, 2 2 2 फिर से 2। देखिए यहाँ पे कितना था 8, तो पहली पंक्ति में 2, दूसरा वाला में 2, तीसरा वाला में 2 और चौथा वाला में। इसी प्रकार इधर देखिए यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, और ऐसे ही करके ये पूरा कितना हो गया 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में क्या होना चाहिए कि ये जो बर्फी है उसकी संख्या समान होनी चाहिए। देखिए ये मेरा पहला पंक्ति था, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, और यानी कि जितने भी पंक्ति हैं, सॉरी स्तंभ हैं, सब में क्या है कि बर्फियों की संख्या समान है। लेकिन यहाँ पे एक बात और कहा जा रहा है कि यहाँ पे स्थान भी न्यूनतम आना चाहिए। लेकिन ऐसे करने से देखिए हमारा क्या हो रहा है कि जगह थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक पंक्ति में कम से कम कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो अब 3 3 का एक साथ करके देखते हैं। तो यहाँ पे पहला पंक्ति में 3 आ जाए, दूसरा पंक्ति में 3 आ जाए। तो देखिए काजू वाला जो बर्फी था वो कितना था 8, तो 2 पंक्ति में 6 तो इस्तेमाल हो गया, तो बचा कितना यहाँ पे सिर्फ 2। अब ध्यान से देखिए सवाल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जितना भी ढेरी बनेगा उसमें क्या होना चाहिए, बर्फियों की संख्या समान। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो बर्फी ही नहीं है, तो इसीलिए ये वाला भी संभव नहीं है। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि एक साथ 4 4 आ जाए। तो 4 का एक साथ कोशिश करके देखिए। तो पहला पंक्ति में 4 रख लीजिए, दूसरा पंक्ति में भी 4 रख लीजिए। तो देखिए 4 4 8 हो गया। अब इधर देखिए इसमें भी 4, फिर से 4 और फिर से 4, तो 12 था, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। ये देखिए 4 दूना 8। तो 4 4 का जब हम एक पंक्ति में सजाते हैं तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 2 से ट्राई किए हो गया था, अब 3 से किए तो नहीं हुआ, फिर से 4 का ट्राई किए हो गया, कहीं 5 का ट्राई करके देखें हो जाए, नहीं होगा। कोई ना कोई एक ही यूनिक नंबर होगा जिसमें ये सब संभव होगा। तो आप 5 का ट्राई करके देख सकते हैं। तो पहला पंक्ति में जैसे ही 5 आएगा, दूसरा में कितना आ जाएगा 3। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक पंक्ति में क्या होना चाहिए, बर्फियों की संख्या समान होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे और भी कोई कंडीशन संभव नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, परात में जगह न्यूनतम घेरे। परात में जगह न्यूनतम घेरने का मतलब क्या कि पंक्ति में अधिक से अधिक बर्फी आए। इस बात को समझिएगा कि न्यूनतम स्थान घेरे। न्यूनतम स्थान घेरे, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि अधिक से अधिक मात्रा में क्या आ जाए, एक पंक्ति में बर्फी आ जाए। एक पंक्ति में, इसका मतलब हुआ कि एक पंक्ति में, एक पंक्ति में अधिक से अधिक, एक पंक्ति में अधिक से अधिक बर्फियां। अब ध्यान से सुनिए, अधिक से अधिक का मतलब क्या हुआ। अरे अधिक से अधिक का मतलब ये हुआ कि महत्तम, यानी कि जितना अधिक से अधिक आ सके। अब महत्तम का मतलब क्या, HCF, जो कि हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। तो महत्तम का मतलब होता है HCF, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, महत्तम। महत्तम, अब महत्तम का मतलब क्या, HCF, मतलब ये जो नंबर दिया गया है इसका यदि हम लोग HCF निकाल लें तो ये सवाल बन जाएगा। देखिए पहले हम इधर फोटो की मदद से समझ लिए, उसके बाद बस ये बात समझ में आना चाहिए कि न्यूनतम स्थान कब घेरेगा। न्यूनतम स्थान तभी घेर पाएगा जब इसमें पंक्तियों में क्या हो सकता है कि अधिक से अधिक बर्फी आए। तो आराम से इसका सबसे पहले HCF कर लीजिए, जो आया वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए HCF करते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो कितना है 420, 420 ये बड़ा है किससे, 130 से। जो बड़ा होगा उसको मान लेंगे A, तो A बराबर 420, B बराबर 130। तो फिर से वही, जो छोटी है उसको बाहर रख लीजिए और जो बड़ी संख्या है उसको अंदर रख लीजिए और इसको भाग करिए। तो भाग करिए, देखिए यहाँ पे सोचिए कितना बार में लग जा रहा है। अगर 3 बार में आप लगाते हैं तो ये लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0, 12 में से 9 गया 3 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये कुछ नहीं बचेगा, ये 0 हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे देखिए 130 आ जाएगा इधर, तो 4 बार में लग जाएगा और यहाँ से 10 बचेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 10 का यहाँ पे 3 बार में भाग जाएगा, तो 10 तिया 30।
यहाँ पे क्या आ गया शेषफल 0। जैसे ही शेषफल 0 आए तो यहाँ पे जो बचता है वही हमारा क्या हो जाता है HCF। तो HCF कितना निकल के आया 10 निकल के आया। तो आप लोग इसको स्टेप्स में लिख लीजिए। स्टेप्स में कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले वही लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, एल्गोरिदम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r का मान b से छोटा और ये 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा हो जाएगा। इसका स्टेप नंबर 1 देखिए। स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगा कि 420 बराबर 130 गुने कितना बार में भाग लगा 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए प्लस शेष कितना था 30। इसी प्रकार स्टेप 2 लिख लीजिए। इसका स्टेप 2 क्या हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा a, तो 130 बराबर 30 गुने 4 प्लस 10। उसके बाद स्टेप 3 लिख लीजिए 30 बराबर 10 गुने 3 प्लस 0। जैसे ही हमारा r का मान 0 होगा तो यहाँ पे जो b का मान बनेगा वही क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। HCF 10 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पंक्ति में यानी कि एक जो ढेरी है उसमें कितना बर्फी रखा गया है 10 रखा गया है। तो आज भर के लिए इतना ही। बाकी का जो प्रश्न बच रहा है प्रश्नावली 1.1 का, वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर इस सब उदाहरण में अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में उसको समझा सके। धन्यवाद।